देश में जन लोकपाल बिल लागू कराना, ये वही दौर था जब हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर के पन्नों की शुरुआत करप्शन के खबरों के खुलासे से होना आम बात हो गई थी। जहां इस अनशन की शुरुआत 10 से 20 लोगों के साथ हुई थी, वही पलक झपकते ही एक आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन में उनके सेनापति की भूमिका निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल थे। इमरजेंसी के आंदोलन के बाद भारत में पहली बार ऐसा आंदोलन शुरू हो चुका था। केजरीवाल को इस आंदोलन का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता था। जो केजरीवाल कभी दिल्ली मेट्रो और पुरानी हो चुकी नीले रंग की वैगनार कार में सफर किया करते थे, वो अब एक लग्जरी एसयूवी में सफर करने वाले नेता बन चुके थे। साल था 2011। दिल्ली का रामलीला मैदान। सूरत से निकलने वाली चिलचिलाती गर्मी अपने चरम पर थी। तभी रामलीला मैदान में एक 74 साल का पूर्व सैनिक आमरण अनशन पर बैठ जाता है और वजह थी भारत को भ्रष्टाचार के दीमक से मुक्ति दिलाना, देश में जन लोकपाल बिल लागू कराना। ये वही दौर था जब हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर के पन्नों की शुरुआत करप्शन के खबरों के खुलासे से होना आम बात हो गई थी। जनता के मन में सरकार के खिलाफ गुस्सा उबाल ले रहा था और तभी ये आंदोलन लोगों के मन में एक आशा की किरण लेकर आता है। जहां इस अनशन की शुरुआत 10 से 20 लोगों के साथ हुई थी, वही पलक झपकते ही एक आंदोलन में बदल गया। आमरण अनशन पर बैठने वाले वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि अन्ना हजारे थे और इस आंदोलन में उनके सेनापति की भूमिका निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल थे। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, चाय की टपरी से लेकर ऑटो और दफ्तरों तक हर कोई इस आंदोलन की बात करने लगा। इमरजेंसी के आंदोलन के बाद भारत में पहली बार ऐसा आंदोलन शुरू हो चुका था जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी एक सुर में देश को भ्रष्टाचार के दीमक से मुक्ति दिलाने के लिए एक सुर में अपनी आवाज़ संसद में बैठे नेताओं के कानों तक पहुंचा रहे थे। सड़क से लेकर संसद तक हर जगह सिर्फ सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही थी, जिसके बाद इस आंदोलन का असर भारत ही नहीं बल्कि विदेशी अखबारों की फ्रंट पेज पर भी दिखने लगा। आंदोलन को समर्थन देने वालों का ये मानना था कि ये भारत में बदलाव का आंदोलन है, जिसके बाद उस दौर की यूपीए सरकार को टीम अन्ना के साथ मिलकर जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी जो डिमांड अन्ना समेत केजरीवाल ने सरकार के सामने पेश की थी और जो सरकार ने ड्राफ्ट तैयार की, उस पर दोनों की सहमति नहीं बन पाई। केजरीवाल को इस आंदोलन का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता था और यहीं से शुरू होती है आज के अरविंद केजरीवाल के राजनीति के शिखर पर पहुंचकर फिर से जमीन पर पहुंचने की कहानी। साल 2012 में अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के शामिल हुए बिना अपनी पार्टी बना ली और पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी। उनका मानना था कि भ्रष्टाचार की गंदगी को साफ करने के लिए राजनीति के कीचड़ में उतरे बिना इसे साफ नहीं किया जा सकता। साल 2013 के दिसंबर महीने में पहली बार केजरीवाल सत्ता की कुर्सी संभालते हैं और वो भी कांग्रेस के समर्थन से। ये वही कांग्रेस थी जिसके खिलाफ कुछ दिन पहले तक केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी होने का आरोप लगाया था। दिल्ली की गद्दी पाने के बाद अब केजरीवाल यहीं नहीं रुकना चाहते थे बल्कि पार्टी को दूसरे राज्यों में भी फैलाना चाहते थे। उनकी लड़ाई अब सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नहीं थी बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी शुरू हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल ने देश को तब चौंका दिया जब उन्होंने जनता के सामने भ्रष्टाचार में डूबे नेताओं की लिस्ट पूरे देश के सामने रखी, जिसमें देश के टॉप लीडर्स शामिल थे और वो नाम थे मुलायम सिंह, कपिल सिब्बल, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार और राहुल गांधी। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की है आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। मुलायम सिंह यादव, कपिल सिब्बल, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, राहुल गांधी। उनके मुताबिक ये लिस्ट तो बस शुरुआत है और अभी ये और लंबी होने वाली है। उन्होंने जनता से सीधे पूछा कि क्या इन नेताओं को इस चुनाव में हार मिलनी चाहिए या नहीं। 2011 में शुरू हुए भ्रष्टाचार की लड़ाई से राजनीति में एंट्री लेकर मुख्यमंत्री बनकर सत्ता संभालते हुए
और देखते ही देखते 11 साल बीत गए और हालात अब ऐसे हैं कि जिन नेताओं पर कभी अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे, आज उनमें से कई नेताओं के साथ वो मंच साझा करते हुए दिखाई देते हैं। इंडिया अलायंस के नाम से बनी विपक्षी गठजोड़ में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी जैसी कई पार्टियों के नेताओं के साथ केजरीवाल ने 2024 के चुनाव में कदम से कदम मिलाकर बीजेपी को सत्ता से उतारने के लिए उन्हीं पार्टियों का साथ दिया जिस पर एक दशक पहले वो मंच से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया करते थे। बीते 12 साल की राजनीति में देश से भ्रष्टाचार के दीमक को खत्म करने के मकसद से शुरू हुई राजनीति को बदलते देखा। शायद अब आम आदमी पार्टी का मकसद कई मायनों में पूरी तरीके से बदल चुका था। जो केजरीवाल कभी दिल्ली मेट्रो और पुरानी हो चुकी नीले रंग की वैगनार कार में सफर किया करते थे, वो अब एक लग्जरी एसयूवी में सफर करने वाले नेता बन चुके थे। केजरीवाल कभी कहा करते थे कि वो कभी बंगला नहीं लेंगे, लेकिन आज वो जिस घर में रहा करते थे वो अपनी लग्जरी ट्रीटमेंट और करोड़ों के खर्चों के साथ अब एक जांच का विषय बन चुका है। ये तो बस एक उदाहरण है, लिस्ट इससे ज्यादा कहीं और बड़ी हो चुकी है, जो आम आदमी पार्टी को भी दूसरी पार्टियों के क्रियाकलापों के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। 2013 में सत्ता संभालने के महज 49 दिन में ही केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि वो विधानसभा में कम नंबर होने की वजह से दिल्ली जन लोकपाल बिल नहीं ला पा रहे हैं। इस्तीफे के ठीक बाद एक बार फिर केजरीवाल जनता के बीच पहुंचते हैं और उनसे ये अपील करते हैं कि उन्हें भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजें, और हुआ भी ऐसा। साल 2015 में जनता ने अरविंद केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें जिताकर ऐतिहासिक बहुमत का आंकड़ा देते हुए ये जता दिया कि वो उन पर कितना भरोसा करते हैं। साल 2020 में भी केजरीवाल को जनता ने चुनाव में 62 सीट देकर उन पर अपना भरोसा भ्रष्टाचार के खात्मे की उम्मीद से बरकरार रखा। इसके बाद साल 2022 में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। सफर यही नहीं रुका, गुजरात में भी केजरीवाल ने 19% वोट शेयर हासिल करते हुए 5 सीटें जीत ली, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को साल 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी देश के कई राज्यों में अपना परचम लहरा रही थी, तो वहीं केजरीवाल को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले उनके साथी और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और यही नहीं, कई ऐसे भी बड़े चेहरे थे जो पार्टी को छोड़कर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट गए। इसके साथ ही जैसे जैसे पार्टी का विकास होते गया, वैसे वैसे पूरी पार्टी की कमान केजरीवाल के हाथ में आती गई और केजरीवाल बन गए आम आदमी पार्टी के वन मैन आर्मी। साल 2021 में आम आदमी पार्टी ने खामोशी के साथ अपनी पार्टी का संविधान जारी कर दिया और उसके एक क्लॉज में बदलाव कर अरविंद केजरीवाल के लिए हमेशा के लिए पार्टी का नेशनल कन्वीनर बने रहने का रास्ता भी साफ कर दिया। और इसके साथ ही पार्टी ने जो भी मैनिफेस्टो जारी किए वो केजरीवाल के पर्यायवाची बनते गए, जिन्हें नाम दिया गया केजरीवाल की गारंटी। कुछ ही सालों में आम आदमी पार्टी की राजनीति वेलफेयर स्कीम और सब्सिडी आधारित बनने लगी। केजरीवाल ने यह दावा करने में तनिक भी संकोच नहीं किया और कह दिया कि वो दिल्ली में राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के फंड से अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 30 फीट ऊंची राम मंदिर की स्थापना कर उसकी पूजा अर्चना भी कर डाली। दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान वहां की सड़कों पर बैठे प्रदर्शनकारियों को जब दिल्ली सरकार से हटाने के लिए आम जनता ने मांग की, तो उन्होंने सिरे से नकारते हुए कह दिया कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। 2019 में केजरीवाल ने आर्टिकल 370 को हटाने के पक्ष में वोट किया और दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने मुस्तफाबाद और ओखला जैसे इलाके जो मुस्लिम बाहुल हैं वहां पर चुनाव प्रचार तक नहीं किया, जो ये दर्शाता है कि वो एक हिंदू नेता का सफल चेहरा बनने की राजनीति से अब अछूते नहीं हैं। साल 2022 में अरविंद केजरीवाल समेत टॉप लीडर्स के खिलाफ दिल्ली एक्साइज केस में जांच शुरू हुई और इस पार्टी को सबसे ज़्यादा डंट देना इसी केस ने शुरू किया। जो पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने के इरादे से जनता का भरोसा जीतकर राजनीति के मैदान में उतरी थी, उसी पार्टी के टॉप चेहरे अब जेल जा रहे थे और इसकी आंच से खुद केजरीवाल तक नहीं बच पाए और उन्हें भी जेल की कोठरी में कैद कर दिया गया। कोर्ट से बेल मिलने के बाद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और ये कहा कि अब वो अपराधी हैं या निर्दोष
इसका फैसला अब जनता की अदालत में होगा, यानी कि चुनाव में पब्लिक खुद तय करेगी। और जब जनता ने अपना फैसला सुनाया तो केजरीवाल समेत जेल जाने वाले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत कई बड़े नेताओं को पब्लिक ने सिरे से नकार दिया और चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। 2025 के दिल्ली चुनाव में जो शिफ्ट देखने को मिला उसने देश के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है या पार्टी चीफ केजरीवाल को। अब ये समझ लीजिए कि आखिर आप और केजरीवाल दिल्ली चुनाव हारे कैसे। पार्टी के अंदर सूत्रों की माने तो मिडिल क्लास वोट बीजेपी के पाले में शिफ्ट हो गया, जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा। दिल्ली चुनाव में आपको 70 में से सिर्फ 22 सीटें मिली, जो इसकी स्थापना के बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस के तौर पर दर्ज हो गया। इसके साथ ही अब ये भी सवाल खड़ा होने लगा है कि जो पार्टी बीते सालों में लगातार सत्ता में बनी रही, क्या वो बिना सत्ता के अपना अस्तित्व बरकरार रख पाएगी? जहां बीजेपी और लेफ्ट जैसी पार्टियों में नेताओं को विधायक का टिकट मिलने और मंत्री बनने तक का सफर तय करने में दशकों बीत जाते हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी में कई नेता रातों रात विधायक से मंत्री बनने तक का सफर तय कर लेते हैं, वो भी राजनीति के दांव पेच सीखे बिना। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बीजेपी से मात्र 2% कम था, तो वहीं कांग्रेस का 39%। साल 2023 में केंद्र सरकार ने दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी का पूरा दायित्व केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी थी, जिसके चलते आम आदमी के समर्थकों ने चुनाव हारने के पीछे इस कारण को भी जिम्मेदार ठहराया। उनका मानना है कि चुनावी नतीजे आज कुछ और होते अगर दिल्ली एक पूर्ण राज्य होता। आम आदमी पार्टी की स्थापना होने वाले दिन से लेकर आज की आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो पूरी तरह से अपने मूलभूत मुद्दों से भटक चुकी है, जिसके बाद अब ये भी सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या वो आज भी जनता की नज़र में दूसरी पार्टियों से अलग है या जनता उसे अब दूसरी पार्टियों की तरह ही देखेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।